दर्शन शास्त्र में एथिक्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें हमने इससे पहले जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन कर लिया था। आज हम जो पाश्चात्य विचारक हैं उनमें प्लेटो को करेंगे। सबसे पहले हम प्लेटो का जीवन परिचय देखेंगे। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में 428 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था एक कुलीन परिवार में और इनका परिवार राजनीति से भी संबंधित था, तो शुरू से ही इनकी राजनीति में बड़ी रुचि भी थी। पिता का नाम इनके एरिस्टोन था और इनका जो बचपन का नाम है या जो मूल नाम है इनका, वो है एरिस्टोक्लीज। इनके जो शिक्षक थे उन्होंने इनको नाम दिया था प्लेटो, क्योंकि कहा जाता है कि इनका बचपन में इनका माथा बहुत चौड़ा था, इनके कंधे बहुत चौड़े थे, तो शरीर से बहुत बलिष्ठ थे प्लेटो। तो इसलिए इनका जो उपनाम है एक तरीके से वो है प्लेटो। प्लेटो की शुरुआती शिक्षा के बाद 20 वर्ष की उम्र में ये शिक्षा ग्रहण करने सुकरात के पास गए और सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सुकरात से इन्होंने दर्शन की शिक्षा ली, तर्कशास्त्र की शिक्षा ली। अब सुकरात से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हैं और इसी समय यूनान के बहुत सारे युवा सुकरात के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन सुकरात के जो विचार थे वो तत्कालीन जो राजनीति थी उसके खिलाफ थे, जिसके कारण सुकरात को गिरफ्तार किया गया और इनको जहर का प्याला पीने पे विवश कर दिया गया। सुकरात की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा विचलित हो गए प्लेटो और इनका राजनीति से रुझान ख़त्म हो गया और इनका पूरी तरीके से रुझान अब दर्शन की तरफ हो गया। बाद में इन्होंने विश्व भ्रमण पे भी निकले और इसके बाद इन्होंने 387 ईसा पूर्व में अपनी एकेडमी की स्थापना की, जो इनकी फिलॉसफिकल एकेडमी थी। 380 ईसा पूर्व में इन्होंने रिपब्लिक की रचना की, जिसमें इनका न्याय सिद्धांत है और बहुत महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लोकप्रिय रचना मानी जाती है इनकी राजनीति शास्त्र के संबंध में। तो रिपब्लिक की रचना की इन्होंने। 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। प्लेटो की जो पुस्तकें हैं, जैसे रिपब्लिक है जिसमें दार्शनिक राजा या जो इनका न्याय का सिद्धांत है, इसके अलावा मीनो है, स्टेट्समैन है, स्टेट्समैन में संविधानों का वर्गीकरण बताया इन्होंने, स्टेट्समैन। इसके अलावा लॉज है, लॉज में विधि के शासन की व्याख्या की है इन्होंने। तो इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने और इनको प्रथम दार्शनिक भी कहा जाता है प्लेटो को। प्लेटो की जो पद्धति थी, एक तो निगमनात्मक पद्धति है इनकी और दूसरा संवाद शैली है। जो इनके गुरु थे सुकरात, तो सुकरात का भी जो दर्शन है वो संवाद शैली में ही है, डायलॉग्स में है। संवाद शैली में संवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ये दोनों इनकी शैलियां हैं। अब प्लेटो के जो सिद्धांत हैं उनको एक एक करके हम करेंगे। तो आज हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत करेंगे। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो ने न्याय को एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया, एक अलग दृष्टिकोण से न्याय की व्याख्या की। और जो इनके न्याय के सिद्धांत की जो व्याख्या की है इन्होंने, ये अपनी पुस्तक रिपब्लिक में की इन्होंने। न्याय को इन्होंने बाह्य गुण नहीं बताया। प्लेटो न्याय को आंतरिक गुण मानते हैं और इसको राज्य और व्यक्ति दोनों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। अब जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, ये मानते हैं कि न्याय व्यक्ति का आंतरिक गुण है। तो इनका ये कहना है कि हर व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं। एक तो जो विवेक है, साहस और संयम। तो ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और इसीलिए ये कहते हैं कि आत्मा को भी 3 वर्गों में बांटते हैं। ये कहते हैं एक विवेक मूलक आत्मा होती है, एक संवेग मूलक आत्मा है और एक इच्छा मूलक आत्मा है।
विवेक मूलक जो आत्मा है उसका आश्रय मस्तिष्क है, क्योंकि जो विवेकी व्यक्ति होगा उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, दिमाग से तेज होगा। जो संवेग मूलक आत्मा है, संवेग मूलक जो आत्मा होगी उसमें साहस ज़्यादा होगा, और साहस ज़्यादा होगा तो ये कहा जाता है कि भाई जिसके पास साहस है तो ये कहा जाता है कि भाई जिगर के बहुत मजबूत हैं। तो जो संवेग मूलक आत्मा है उसका आश्रय हृदय है। और इसके बाद जो इच्छा मूलक आत्मा है, इच्छा मूलक आत्मा का आश्रय पेट को बताया इन्होंने, क्योंकि जो इच्छा मूलक आत्मा होगी वो उत्पादन से ज़्यादा जुड़ेगा, व्यक्ति वो व्यापार से जुड़ेगा, वो उत्पादन करेगा, पैसा कमाएगा, विलासी जीवन जिएगा, तो इसलिए इसका आश्रय जो है पेट है। अब ये जो तीनों गुण हैं आत्मा के, प्लेटो ये कहते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण पाए जाते हैं, यानी हर व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। विवेक भी पाया जाता है, साहस भी पाया जाता है और संयम भी पाया जाता है। लेकिन इन तीनों गुणों में प्रत्येक व्यक्ति में एक गुण जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। किसी में विवेक की प्रधानता होगी, किसी की आत्मा में, किसी की आत्मा में साहस की प्रधानता होगी, और किसी की आत्मा में इच्छा मूलक आत्मा की प्रधानता होगी, यानी संयम की प्रधानता होगी। तो ये तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाएगा, लेकिन एक गुण जो है वो प्रभावी होगा। अब अगर प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत है इसको हम देखें तो जो भारतीय दर्शन में जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन के सिद्धांत से इनका न्याय सिद्धांत बहुत हद तक मेल खाता है। जैसे सांख्य दर्शन में भी ये कहा गया है कि आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता जिसमें रहती है, आत्मा में तीनों गुण पाए जाते हैं और हर व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता होती है वो विवेकी होता है, वो सन्यासी प्रवृत्ति का होता है, वो संत होता है, सत्यवादी होता है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है वो साहसी होता है, मारपीट करने वाला है, उग्र है। और जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है वो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो प्रमादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो यानी उसका झुकाव व्यापार या पैसे की तरफ ज़्यादा होगा। और सांख्य दर्शन में इनका रंग भी अलग अलग बताया गया है। जैसे जिसमें सतोगुण की प्रधानता होगी उसका रंग बताया गया है सफ़ेद, उसका प्रतीक है सफ़ेद रंग। रजोगुण का प्रतीक है लाल रंग और तमोगुण का प्रतीक है काला रंग। इसीलिए अगर आप महाभारत देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका ड्रेस हमेशा सफ़ेद है, वो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। युधिष्ठिर सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं क्योंकि उनमें रजोगुण तो है लेकिन उनमें सतोगुण की प्रधानता है, विवेकी हैं। इसी प्रकार दुर्योधन लाल ड्रेस या काले ड्रेस में है तो दुर्योधन में रजोगुण की प्रधानता है, जबकि शकुनी बराबर काले ड्रेस में है तो उनमें साहस नहीं है, उनमें तमोगुण की प्रधानता है, विलासी हैं। तो इस तरीके से सांख्य दर्शन में भी इस तरीके का बताया गया है। तो इसी प्रकार प्लेटो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं लेकिन एक गुण प्रभावी होता है। अब प्लेटो के अनुसार प्लेटो ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति को उसके योग्यता अनुसार, उसके गुणों के अनुसार ही अगर समाज में स्थान प्राप्त हो, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको कार्य प्राप्त हो, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको सम्मान प्राप्त हो, कार्य प्राप्त हो, तब उस व्यक्ति को जब उसकी योग्यता अनुसार कार्य प्राप्त होगा तो एक चौथा तत्व उसमें पैदा होगा, न्याय। तो उस व्यक्ति के साथ तभी न्याय होगा, तभी ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति इतने योग्य हैं लेकिन इनको इस हिसाब से पद प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये यही कहते हैं कि अगर व्यक्ति को योग्यता अनुसार उसको समाज में कार्य मिले, स्थान मिले, तो एक चौथा तत्व अपने आप पैदा हो जाता है, न्याय। यानी न्याय कोई बाह्य गुण नहीं है,
ये आंतरिक गुण है। अब प्लेटो ने व्यक्ति के संदर्भ में न्याय को परिभाषित किया, फिर राज्य के संदर्भ में भी न्याय को परिभाषित किया, और इन्होंने कहा कि चूंकि जो समाज है, जो राज्य है, वो व्यक्ति का ही बृहद रूप है। जो राज्य बनता है या समाज बनता है, ये व्यक्तियों को मिलाकर ही बनता है। तो व्यक्ति का ही बृहद रूप समाज है या राज्य है। तो समाज या राज्य जो है, इसमें ये समाज को 3 वर्गों में बांटते हैं प्लेटो। एक प्रशासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। तो ये 3 वर्ग में बांट देते हैं समाज को, और ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो योग्यता है, जो प्रभावी तत्व है, उसी के अनुसार व्यक्ति को समाज में या राज्य में दायित्व मिलना चाहिए, तभी उस राज्य में भी न्याय होगा। जैसे जो विवेकी व्यक्ति है, जिसमें विवेक की प्रधानता है, वो शासक होना चाहिए, उसको प्रशासन का कार्य मिलना चाहिए। जो साहसी है, जिसमें संवेगमूलक आत्मा है, उसको सैनिक का कार्य मिलना चाहिए। और जिसमें इच्छामूलक आत्मा की प्रधानता है, वो लोग उत्पादक वर्ग में रखे जाने चाहिए। और तीनों जो वर्ग हैं, हर वर्ग अपना अपना कार्य करे और किसी भी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। फिर जो सैनिक और उत्पादक वर्ग हैं, ये जो प्रशासक वर्ग है, उसके नियंत्रण में रहें। तो जब ये सारी चीज़ें किसी राज्य में होगी, तो वो राज्य में उस संतुलन पाया जाएगा, एक सामंजस्य पाया जाएगा। तो जैसे आत्मा में सामंजस्य पाया जाता है, वैसे ही राज्य में अगर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य मिले, तो उस राज्य में भी एक सामंजस्य पाया जाएगा। और तीनों वर्गों में सामंजस्य पाया जाएगा जब तीनों वर्ग अपने अपने कार्य करेंगे, किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि जब ऐसा सामंजस्य पाया जाएगा, तो अपने आप ही चौथा तत्व पैदा हो जाता है, न्याय। ऐसा राज्य न्यायी राज्य होता है। तो इस तरीके से प्लेटो जो न्याय है, इसको आंतरिक गुण मानते हैं। अब ये भी प्रश्न उठता है कि न्याय कहाँ रहता है, न्याय का आश्रय क्या है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि तीनों वर्गों के सामंजस्य में है। न्याय का आश्रय जो है, ये तीनों वर्गों के सामंजस्य में है। तीनों वर्गों में अगर सामंजस्य पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा, तो अपने आप न्याय उत्पन्न हो जाएगा। अब प्लेटो का ये जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी हुई। आलोचक ये कहते हैं कि न्याय के व्यवहारिक पक्ष पे जोर नहीं दिया इन्होंने, जो बाह्य पक्ष है उस पर कुछ नहीं कहा। दूसरी चीज़ की ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को प्रश्रय दे रहे हैं, ये असमानता का दर्शन है। ये इसमें ये कह रहे हैं कि एक वर्ग के लिए विशेष कार्य, हर वर्ग के लिए अलग अलग कार्य विभाजित कर रहे हैं। तो ऐसा ही वर्ण व्यवस्था में भी दिखाई देता है कि हर वर्ण का अलग अलग कार्य बटा हुआ है। लेकिन ये आलोचना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि आज भी, जैसे इनका दर्शन गीता से भी साम्यता रखता है। गीता में भी कहा गया है कि स्वकर्म पालन ही स्वधर्म पालन है। यानी अगर व्यक्ति अपना कर्म का पालन कर रहा है, तो ये धर्म का पालन कर रहा है। और हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो भी अगर हर व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार कार्य मिले, तो वो अपना 100% दे पाता है समाज में। दूसरी चीज़ कि वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है तब, और जब संतुष्ट रहेगा तो उसके अंदर आंतरिक संतुलन पाया जाएगा और आंतरिक न्याय पाया जाएगा। और जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुलित रहेगा, तो वो बाह्य रूप से समाज में अपना बेहतर ही देगा। लेकिन अगर व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को कार्य मिल जाने पे भी वो जीवन भर असंतुष्ट रहता है। दूसरी चीज़ कि अगर समाज में जो अलग अलग विभाग हैं, ये कहा भी जाता है कि किसी विभाग में समन्वय नहीं पाया जाता। तो हर विभाग में अगर समन्वय पाया जाए, हर वर्ग, हर व्यक्ति अपना अपना कार्य सुचारू ढंग से करे, अपना कर्तव्य मानकर, तो समाज में अपने आप ही संतुलन पाया जाएगा। और संतुलन जिस समाज में पाया जाएगा, उस समाज में न्याय अपने आप ही पाया जाएगा, वो न्यायी समाज हो ही जाएगा। तो ये जो आलोचना है कि वर्ण व्यवस्था की तरह ये है सिद्धांत, तो ये गलत है। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए,
ये तत्कालीन एथेंस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो उस राजनीतिक व्यवस्था में जो त्रुटियां थी, उसमें सुधार का प्रयास करने का प्रयास किया प्लेटो ने। तो इसका मूल्यांकन भी उन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में भी अगर व्यवहारिक ढंग से, बेहतर ढंग से इस सिद्धांत को अपनाया जाए तो ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है।